इसरो अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया का परीक्षण करने के लिए आज रात श्रीहरिकोटा से 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। रक्षा मंत्रालय ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग के निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो के एकीकरण के लिए 2,867 करोड़ रुपए के 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पूर्व विचार विमर्श के तहत उद्योग जगत, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष देश के विनिर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई, जो भारत की वैश्विक शक्ति के रूप में परिवर्तित होने का संकेत है। और अमेरिका ने यूक्रेन के लिए सैन्य पैकेज सहित लगभग $6 अरब की सहायता की घोषणा की। समाचार संध्या के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज रात श्रीहरिकोटा से 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। इन उपग्रहों के जरिए कक्षा में अंतरिक्ष यानों की डॉकिंग, अनडॉकिंग यानी जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया का परीक्षण किया जाएगा। प्रक्षेपण यान PSLV C60 दोनों उपग्रहों SDX-01 और SDX-02 को 476 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करेगा। टारगेट और चेजर दोनों उपग्रहों को 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक ही कक्षा में स्थापित किया जाएगा। एक रिपोर्ट। स्पारडेक्स स्पेस डॉकिंग प्रयोग की सफलता के बाद भारत एक ऐसा चौथा देश बन जाएगा जिसको ये क्षमता होगी कि वह उपग्रह को निर्धारित कक्षा में पहुंचाकर उसे स्थिर रख सके। भविष्य में भारत चंद्रमा या अन्य ग्रह को गगनयानी पहुंचाने के लिए ये टेक्नोलॉजी मददगार होगी। भारतीय अंतरिक्ष केंद्र बनने के बाद गगनयानी उपग्रह द्वारा यहाँ ठहर पाने के लिए टेक्नोलॉजी आवश्यक होगी। अपने आवश्यकता के अनुसार उपग्रह को अंतरिक्ष में रोके रखना और 2 उपग्रहों के बीच समन्वय रखना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। रक्षा मंत्रालय ने आज 2,867 करोड़ रुपए के 2 समझौते किए। ये समझौते रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन EIP प्लग के निर्माण और इसे भारतीय पनडुब्बियों तथा कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों पर इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो EHWUT से जोड़ने के लिए किए गए हैं। दोनों अनुबंधों पर नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट। AIP प्लग के निर्माण का लगभग 1,990 करोड़ रुपए का अनुबंध मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ किया गया है। DRDO द्वारा विकसित EHWT को जोड़ने का अनुबंध फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ लगभग 877 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। AIP तकनीक को स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है। AIP प्लग के निर्माण और पनडुब्बियों से इसे जोड़ने से पारंपरिक पनडुब्बियों की सहन शक्ति बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा। इससे करीब 3 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन होगा। EHWT का एकीकरण भारतीय नौसेना, DRDO और फ्रांस के नेवल ग्रुप का संयुक्त प्रयास होगा। इससे भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों की मारक क्षमता में काफी वृद्धि होगी। रहीसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में बजट पूर्व परामर्श के तहत 6ठी बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में वित्त सचिव, आर्थिक कार्य मंत्रालय के सचिव, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार तथा स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इससे पहले आज ही वित्त मंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट अगले वर्ष 1 फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है। वित्त मंत्री सीतारामन लगातार 8वीं बार बजट प्रस्तुत करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने आज वलसाड जिले के धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र मिशन के वार्षिक समारोह के समापन अनुष्ठान महामस्तकाभिषेक में भाग लिया। श्री शाह आज दोपहर अहमदाबाद से धर्मपुर पहुंचे और इस धार्मिक समारोह में भाग लिया। समारोह में गुजरात के वित्त और ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई और गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नवनियुक्त गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने 2025 में भारत के आर्थिक परिदृश्य के बारे में आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त किया है। दिसंबर 2024 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FSR की प्रस्तावना में श्री मल्होत्रा ने कहा कि मुद्रास्फीति घटने की उम्मीद है, जिससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और रिजर्व बैंक को आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में भले ही मंदी देखी गई, लेकिन उपभोक्ता और व्यवसायियों का विश्वास मजबूत बना हुआ है। 2025 में बड़ी कंपनियां मजबूत वित्तीय आधार के साथ प्रवेश कर रही हैं। हालांकि उन्होंने भौगोलिक, राजनीतिक जोखिमों, वित्तीय बाजार की अस्थिरता और उभरती प्रौद्योगिकियों के बारे में भी आगाह किया। एफएसआर ने भारत के वित्तीय क्षेत्र की मजबूती का भी उल्लेख किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के विनिर्माण क्षेत्र में इस वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो भारत के वैश्विक शक्ति के रूप में परिवर्तित होने का संकेत है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति के क्षेत्र में अनेक दूरगामी नीतियां लागू की हैं। इन नीतियों ने भारत को उभरती वैश्विक शक्ति बनाने में योगदान दिया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस अवधि में भारत ने स्वयं को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित किया है। पिछले एक दशक के दौरान मेक इन इंडिया पहल के कारण भारत ने विनिर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार द्वारा 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना शुरू करने के कारण 1,28,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है और 8.5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। इन पहलों के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, फार्मा और रक्षा विनिर्माण में वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा खिलौनों के निर्यात में 239% और मोबाइल फोन उत्पादन में 600% की वृद्धि हुई है। वहीं सौर पैनल और पवन टरबाइन के उत्पादन में हुई बढ़ोतरी अक्षय ऊर्जा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से कतर की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अल सानी के साथ बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों को राजनीतिक, व्यापारिक, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा का अवसर मिलेगा। इसके अलावा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज यूक्रेन के लिए लगभग $6 अरब की अतिरिक्त सैन्य बजट सहायता की घोषणा की। सैन्य सहायता के लिए $2.5 अरब और बजट सहायता के लिए करीब $3.5 अरब उपलब्ध कराया गया है। अमेरिका पहले भी यूक्रेन को करीब $2.5 अरब की सहायता कर चुका है। एक बयान में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि नई सहायता से यूक्रेन अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता है। उसे वायु रक्षा, तोपखाने और अन्य महत्वपूर्ण हथियारों की दीर्घकालिक आपूर्ति में मदद मिलेगी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने से पहले निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन की पर्याप्त सहायता कर रहे हैं। इथोपिया में यात्रियों से भरे ट्रक के नदी में गिर जाने से 71 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में 68 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। ये दुर्घटना कल इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा से लगभग 300 किलोमीटर दूर सिदामा राज्य में हुई। सरकारी समाचार संस्थान इथोपियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने बताया कि ट्रक में सवार सभी लोग विवाह समारोह में जा रहे थे। नेपाल में गुरुंग समुदाय आज तमु लोसार पर्व मना रहा है। गुरुंग भाषा में लो का अर्थ वर्ष या उम्र है और सर परिवर्तन को दर्शाता है। गुरुंग समुदाय के सदस्य दावतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके त्योहार मनाते हैं। तमु लोसार पर्व नेपाल के गुरुंग आबादी वाले जिलों में धूमधाम से मनाया जाता है। ये नेपाल के ऊपरी पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के गुरुंग समुदाय के बीच नया साल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कल ठंड और शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल शीतलहर चलने की संभावना है। ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कल कुछ एक जगहों पर रात और तड़के घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ होने के बाद बर्फ से ढके इलाकों में सड़क मार्ग को साफ करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि अधिकांश जगहों पर सड़क यातायात, बिजली और पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गई है।
बर्फबारी के कारण पिछले 3 दिनों से बंद अटल टनल को आपातकालीन वाहनों के लिए खोल दिया गया है, जबकि मनाली केलंग सड़क मार्ग पर 4x4 छोटे वाहनों की आवाजाही आज से शुरू हो गई है। किन्नौर जिले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पूह तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है। सड़कों पर फिसलन को देखते हुए प्रशासन ने वाहन चालकों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। राज्य के अधिकांश भागों में शीतलहर का प्रकोप जारी है और ऊपरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 0 से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन शीतलहर बढ़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रभा शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिमला। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज वेला अमावस्या मनाई गई। दीपावली के 2 महीने बाद आने वाली अमावस के दिन ये पर्व मनाया जाता है। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से। लातूर और धाराशिव जिला, सोलापुर और बीड जिले के कुछ हिस्से और कर्नाटक के सीमावर्ती हिस्सों में ये त्योहार किसानों का त्योहार माना जाता है। रबी मौसम में अच्छी फसल के बाद इस दिन का महत्व होता है। इस त्योहार के बारे में लातूर के किसान अशोक अग्रवाल बताते हैं। आज के दिन सभी खेतों में लक्ष्मी जी और पांडव की पूजा की जाती है और आज विशेषतः खारे में अम्बिल, भज्जी, तिल की पोली यह पदार्थ आज बनाए जाते हैं। आज के दिन सभी मित्र परिवार होंगे, सभी को खेत में बुला के आज का वन भोजन का आनंद दिया जाता है। इन इलाकों में ये त्योहार इतनी श्रद्धा से मनाया जाता है कि यहाँ के ज्यादातर शहर और गांव सूने हो जाते हैं और खेत खलिहान लोगों की खुशी से खिलखिला उठते हैं। लातूर से शशिकांत पाटिल के साथ अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। अब आर्थिक जगत के समाचारों के साथ हैं सोनू सूद। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.57% की गिरावट से 451 अंक टूटकर 78,248 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.71% की गिरावट से 168 अंक कम होकर 23,645 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया मामूली बढ़त के साथ 85 रुपये 53 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। देश में अभी तक 614 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी की फसलें बोई जा चुकी हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि 319 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुआई की गई है, जबकि पिछले साल 313 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई थी। हॉकी इंडिया लीग में इस समय यूपी रुद्रास और वेदांता कलिंग लॉन्सर्स का मैच राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में हो रहा है। सुरमा हॉकी क्लब ने कल रात निर्धारित समय में 1-1 की बराबरी पर रहने के बाद पेनल्टी शूटआउट में तमिलनाडु ड्रैगन्स को 4-1 से हराया था। इससे पहले कल ही शाची राण बंगाल टाइगर्स ने हैदराबाद तूफान्स को 3-2 से हरा दिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल अंग्रेजी में 30 मिनट का एक विशेष कार्यक्रम 2024 द ईयर दैट वाज द मेमोरीज दैट रिमेन प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और अन्य मीटरों पर रात 8 बजे से सुना जा सकेगा। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी AIR और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया का परीक्षण करने के लिए आज राष्ट्रीय हरिकोटा से 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। रक्षा मंत्रालय ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग के निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक हैवीवेट टॉर्पीडो के एकीकरण के लिए 2,867 करोड़ रुपए के 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पूर्व विचार विमर्श के तहत उद्योग जगत, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष देश के विनिर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई, जो भारत के वैश्विक शक्ति के रूप में परिवर्तित होने का संकेत है। और अमेरिका ने यूक्रेन के लिए सैन्य पैकेज सहित लगभग $6 अरब की सहायता की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।